Welcome in our Predictive Homeopathy book reading workshop. We are taking the chapter Repertory and Repertory second day. कल हमने देखा था कि थ्रो एंड थ्रो रूब्रिक्स कैसे फाइंड आउट करना, कैसे निकालना है ना, और थ्रो एंड थ्रो रूब्रिक्स क्या होते हैं, किसे थ्रो एंड थ्रो रूब्रिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक पिक्चर होता है उसका, जेनेटिक नेचर, जेनेटिक रिएक्शन, जेनेटिक डिस्पोजिशन, दैट इज द थ्रो एंड थ्रो सिंस बर्थ टू टिल लाइफ। हर इवेंट्स में उसकी रिएक्शन क्या है, दैट इज द थ्रो एंड थ्रो रूब्रिक्स हमने कल देखा। नाउ द थर्ड एग्जांपल, रूब्रिक ऑफ इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स, रूब्रिक्स ऑफ इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स। तो बहुत से पेशेंट होते हैं जिनमें इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स एज सच रूब्रिक नहीं है रेपर्टरी, लेकिन उससे सिमिलर कौन से रूब्रिक्स है। तो एक कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ, यस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, देन कंटेम्प्टुअस सेल्फ, खुद के लिए कंटेम्प्टुअस होना, रिप्रोचेस हिमसेल्फ, बार बार हमेशा खुद को दोष देना, देन टिमिड, बाशफुल, अपीयरिंग इन पब्लिक, क्राउड में, पब्लिक प्लेसेस में, सोशल फंक्शंस में खुद को अलग रखना, अलग बैठना, डरना, जाना नहीं, हिचकिचाहट होना जाने में, किसी से बात करने में, इसे टिमिड, बाशफुल। डिल्यूजन डिमिनिश, यस, डिल्यूजन डिमिनिश, ये भी बहुत अच्छा रूप है कि खुद को कुछ भी नहीं समझना, डिमिनिश, मैं कुछ भी नहीं, मेरे मुंह नहीं है, मेरे में ये नहीं है, like delusion dirty, delusion failure or undertakes nothing. So undertakes nothing, ये भी बहुत अच्छा रूप है। तो these are the rubrics similar to inferiority complex. तो inferiority complex की बजाय आप इसमें से जो आपको exactly लग रहा है, perfectly लग रहा है, वही rubrics आप इसमें से ले सकते। तो अगर उसको डिल्यूजन है तो आप डिल्यूजन का रूब्रिक्स ले सकते हैं, क्योंकि डिल्यूजन हम तब लेते हैं जब वैसी कंडीशन नहीं होती और लेकिन पेशेंट को बार बार लगता है। This helps us to understand the different rubrics which otherwise we may miss out while solving a case of imperative complex. The eyes do not see what the mind does not perceive. जेकर सर ने बहुत अच्छा कहा है कि the eyes do not see what the mind does not perceive. तो जब तक आपको पता ही नहीं कि हमारे रेपर्टरी में कौन से रूब्रिक्स है, किस किस कंडीशन के लिए रूब्रिक्स है, किस किस डिस्पोजिशन के लिए रूब्रिक्स है, हमें रूब्रिक्स ही पता नहीं है, तो हमारे सामने पेशेंट ने कितने भी सिम्टम्स, रूब्रिक, साइंस एग्जिबिट करने दो, हमें पता ही नहीं चलेगा कि यह ऐसा है। तो इसीलिए हमें वो सब रूब्रिक्स पता होने चाहिए जो माइंड चैप्टर में रेपर्टरी। तो हर रूब्रिक का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। अगर चैप्टर में जितने भी रूब्रिक्स है वो हमारे माइंड में है, हमें पता है कि इस कंडीशन को क्या कहते हैं, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, इस बिहेवियर को क्या कहते हैं, इस नेचर को क्या कहते हैं, तो हम इजीली वो रूब्रिक सिलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें रेपर्टरी में जो भी है वो हमारे माइंड में होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारे रेपर्टरी में क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या लिखा है, क्या, क्योंकि पेशेंट तो आपके सामने देने के लिए ही बैठता है, वो हर बात हमारे सामने एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता, हम इजीली ले लेते हैं या फिर हमारे माइंड में नहीं होता, हमें पता नहीं होता, इसलिए हमारे नजर से वो, तो इसीलिए सर ने कहा है द आईज डू नॉट सी व्हाट द माइंड डज नॉट। नाउ व्हाट आवर माइंड नोज, then we can inquire as to whether he is lacking in confidence or does he feel unfit or is he downguarding. तो ये है inferiority. Then the example fourth one is for the people who are rude and harsh towards others. दूसरों के प्रति रूड, हार्श होना। तो रूड, हार्श, रूडनेस रूब्रिक है, भी रूब्रिक है, लेकिन रेपर्टरी में उसके लिए कितने रेमेडीज है। अगर इसके बजाय हम ये जो रूब्रिक्स है यहाँ पे सिमिलर मीनिंग के, उसको कॉम्प्लीमेंट्री इस रूब्रिक के बारे में बस सोचते हैं हमें, तो जो मेडिसिन पेशेंट की हो सकता है वो वहां से मिस ना हो, क्योंकि हमेशा सर ने कहा है कि हमेशा स्टार्टिंग में आप बिग रूब्रिक सिलेक्ट करो। कंटेम्प्टुअस अबाउट अदर्स, फॉर अदर्स, सो कंटेम्प्टुअस भी एक बहुत अच्छा रूब्रिक्स है, दूसरे के प्रति कंटेम्प्ट, रूडनेस, इंसोलेंस, एब्रड, harsh, cursing, swearing, abusive, insulting,
एंड इम्पेरिमेंट इम्पर्टिनेंस। तो ये रूब्रिक्स ले सकते हैं, हम सोच सकते हैं जब हमें लग रहा है कि पेशेंट का बिहेवियर बहुत ही हार्श है, बहुत ही रूड बिहेवियर। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है क्लिनिक कि पेशेंट असिस्टेंट हिस्ट्री लेते हैं और पेशेंट बोलता ही नहीं, ऐसे ही कुछ कंटेम्प्टुअसली आंसर देगा कि इसको क्या समझता है ना, मैं तो मेन डॉक्टर को इसको जो लिखना है लिख, इसलिए बराबर बिहेवियर रखते नहीं असिस्टेंट के साथ, कुछ भी आंसर देंगे, तो दैट इज हार्श, या फिर तो वहां पे कंटेम्प्टुअस अफसोस, तो लाइक दिस। तो इस तरह से अगर हमें एक रूब्रिक के बजाय इतने सारे सिमिलर रूब्रिक्स अगर हमें पता हो, तो हम एग्जैक्टली रूब्रिक उस सिचुएशन के लिए, उस कंडीशन के लिए, एक बहुत अच्छा किताब आता है लिंकिंग रूब्रिक कर, वो बुक भी आप रेफर कर सकते हैं, जिसमें अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये रूब्रिक है, ये पेशेंट में ये सिम्टम दिख रहा है, लेकिन प्लीज रिपीट द नेम। लिंकिंग रूब्रिक्स करके एक किताब है, तो ऑथर मैं डॉक्टर कपिल शर्मा। यस, कपिल शर्मा सर अमेज़न और मिलेगा? यस, मिल जाए। ये बुक आप पढ़ लीजिए। कभी कभी क्या हो जाता है, हमें सिम्टम पता चल जाता है, पेशेंट क्या कर रहा है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, लेकिन वो उसके लिए परफेक्टली रूब्रिक क्या है ये याद नहीं आता। पर्टिकुलर इस कंडीशन के लिए, इस सिचुएशन के लिए क्या रूब्रिक है ये हमें याद नहीं आता या फिर पता नहीं होता, तो उसका भी आप रेपर्टरी, उस बुक में आप उसका लिंकिंग रूब्रिक ढूंढ सकते हैं कि इस कंडीशन के लिए कौन से लिंकिंग रूब्रिक्स है, तो आपको एग्जैक्टली रूब्रिक्स रिप्रेजेंटिंग लाइवली और सोशल, तो जो बहुत ही लाइवली होते हैं, बहुत ही सोशल होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लोकेशियस होते हैं, उनके लिए क्या क्या रूब्रिक्स है, तो वाइवेशियस का मतलब टॉकिंग होता है, लेकिन टॉकिंग के साथ इतना एग्जैगरेटेड होता है, उसके साथ एक्शंस है ना, बहुत ही एक्साइटेड होके बात करना है, सोशेबिलिटी, एक्सुबरेंस, एक्सिलरेशन, कंपनी डिजायर, लोकेसी, मोर, हाईलाइट, दीज आर द रूब्रिक्स। 7 to 8 रूब्रिक्स है ओनली फॉर दीज पीपल हु आर वेरी सोशल। तो अगर वो वाइवेशियस है, बहुत एक्साइटेड होकर हमेशा बात करता है, तो जो बहुत से पीपल्स होते हैं उनमें सोशलिटी बहुत होते हैं, हर किसी को मिलेंगे, हर किसी के साथ बात करेंगे, शेयर करेंगे, जल्दी अपनी कंपनी बना ले। तो इस तरह से आप रूब्रिक सोच सकते हैं जब आपको एक रूब्रिक मिल रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मतलब इस कंडीशन के लिए हम कौन सा, या फिर रूब्रिक मिलता है लेकिन तब हमें पता चलता है कि नहीं ये एग्जैक्टली नहीं रहा, थोड़ी सी सिचुएशन कुछ तक अलग है, तो आप लिंकिंग रूब्रिक से वो पता, या फिर हर रूब्रिक का आपको सिमिलर रूब्रिक पता हो, तो रेपर्टराइजेशन, सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, सिलेक्शन ऑफ रूब्रिक्स इजी हो जाए। फ्रॉम सच अ स्टडी वी कैन कम टू नो द limitations of repertory and become more comfortable with the repertory so that we can play around with the rubrics rather get tense about rubric के लिए कभी टेंस नहीं होना, मुझे पता नहीं मैं कैसे rubric सिलेक्ट करूंगा। तो आप सबसे पहले अगर आप सही में रेपर्टरी में वीक है, rubrics फाइंड आउट करने में, सिलेक्ट करने में वीक है, तो सबसे पहले आप माइंड के एक ही काम करो, जो रेपर्टरी आप रेफर करते हैं उस मोस्टली कंप्लीट रेपर्टरी आपको रेफर करना है। कंप्लीट रेपर्टरी इज अ कंप्लीट रेपर्टरी से माइंड चैप्टर के ओनली रूब्रिक्स लिख के मीनिंग समझ, हर रूब्रिक का मीनिंग आपको गूगल पे मिल जाए, उसके मीनिंग्स लिख और महीने में 2 महीने में एक बार उसको रीड कर लेना। पेशेंट नहीं है तो 10-15 मिनट में रूब्रिक्स रीड, क्योंकि हमारे माइंड में अगर हमें पता है रूब्रिक तो सिलेक्शन के लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि पेशेंट आपके सामने बता के चले जाएगा और आपको पता ही नहीं इस कंडीशन के लिए रूब्रिक है, तो इसलिए रूब्रिक्स हमें पता हो। सो बिग रूब्रिक लाइक वायरसियस कंटेनिंग मोर देन 100 रेमेडीज डज नॉट कवर स्टैनम। देखो ये भी बहुत अच्छा है, इस तरह से भी अगर हम स्टडी करते हैं तो बहुत सारे रूब्रिक स्टडी हो जाएंगे। और उसके साथ साथ में ये वायरसियस इतना बड़ा रूब्रिक है जिसमें 100 मेडिसिन है, लेकिन उसमें स्टैनम मेट के लिए स्टैनम मेट वो रूब्रिक्स कवर नहीं करते, विच इज द ओनली 3 मार्क रेमेडी इन द रूब्रिक ऑफ एक्सुबरेंस। एक्सुबरेंस में 3 मार्क्स है स्टैनम के लिए और वाइवेशियस के लिए, तो ये कैसा, हाउ इज दैट? तो आप मैंने बताया था आपको उस दिन के केस में, LSC के केस में बताया था कि सल्फर में कितने कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स है। सल्फर खुद डर्टी होता है लेकिन अनक्लीनलीनेस भी एग्रीवेट। तो इस तरह से ही जैसे स्टैनम में वाइवेशियसनेस में नहीं है,
लेकिन एक्सुबरेंस में 3 मार्क्स के लिए। सो सोशियबिलिटी कंटेन्स नाइट्रम कार्ब as one of the medicine which is one of our most misanthropist remedy. Sociability में भी नाइट्रम कार्ब है और मिसएंथ्रोपिस्ट में भी नाइट्रम कार्ब 3 मार्क्स के लिए। तो ये क्यों, ऐसा क्यों है हमारे मटेरिया में, इसलिए ये हमें कंफ्यूज कर देता है कि क्या ध्यान में रखना और क्या। तो ये होता है इसका ट्राइमाइज। जैसे कि वाइवेशियसनेस इट इज साइकोसिपिलिक, एक्सुबरेंस इज साइकोटिक। तो साइकोसिस में वो एक्सुबरेंस में रहेगा, लेकिन वो अगर सिपिलिटिक में जाता है तो वाइवेशियस उसने कवर करने को ना था लेकिन नहीं कवर कर। मतलब क्या हो जाएगा, जब वो साइकोटिक में अगर एक्सुबरेंस है तो जब वो सिपिलिटिक में जाएगा तो टोटली वो क्या हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा, indifferent हो जाएगा। This is the trimax. This limitation of our repertory can cost us our simillimum and hence our patient. This is exactly why the knowledge of repertory becomes so very important. The third lesson, हमने कल second lesson देखा था, through and through. Now the third lesson क्या है? In repertory comes as our repertories are not perfect. And we need to be aware of the different flaws in them by knowing all the cross references of any particular rubric list. We miss out the remedy despite taking big and small. तो जो small rubrics है जिनमें बहुत कम रेमेडीज होते हैं, ऐसे रूब्रिक्स हमेशा अवॉइड करना। जहां रूब्रिक्स ही नहीं मिल रहे आप ऐसे कंडीशन में ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली इन रूब्रिक्स को अवॉइड करना है क्योंकि वो वेल प्रूव्ड रूब्रिक्स नहीं है। हो सकता है उसमें आपके बिग रूब्रिक्स सिलेक्ट करने के बाद जो रेमेडी आ रही वो स्मॉल रूब्रिक्स में नहीं है। तो मोस्टली आपको बिग रूब्रिक्स लेना है, क्योंकि सर ने यहां लिखा है कि कौन सी भी रेपर्टरी लो आप वो कंप्लीट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ लैकिंग है। कंप्लीट रेपर्टरी में भी बहुत से मिस्टेक्स हैं, जैसे एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, पेरेंटल कंट्रोल, इसमें नाइट्रोम्यूर है, सेपिया है, लाइको है, लेकिन आप जब रेपर्टरी में रूब्रिक देखेंगे तो उसमें नाइट्रोम्यूर कवर नहीं। लेकिन नाइट्रोम्यूर इज द बेस्ट रेमेडी फॉर एलिमेंट्स फ्रॉम एक्सेसिव पेरेंटल कंट्रोल। तो बहुत से रूब्रिक्स आपको मिलेंगे जिसमें कुछ ना कुछ तभी प्रॉब्लम है। इसलिए जहां बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये मेडिसिन रेपर्टाइजेशन में आई नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पेशेंट इसी मेडिसिन का है, वहां पे आपका मटेरिया मेडिका का नॉलेज आपको बता रहा है कि ये पेशेंट इस मेडिसिन का ही है और इस हमारे रेपर्टाइजेशन में वो मेडिसिन कवर नहीं, तो आप वो मेडिसिन वहां दे सकते हैं जो आपको मटेरिया मेडिका की नॉलेज, क्योंकि हो सकता है जो रूब्रिक्स आपने सिलेक्ट किए वो परफेक्ट ना हो या फिर उसमें से आपकी रेमेडी मिस। तो ऐसा अगर आपके समझ में कहीं आता है एक आधे रूब्रिक्स के लिए, कोई मेडिसिन के लिए, तो आप वो करेक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि हर रेपर्टरी में करेक्शन करने के लिए भी ऑप्शन दिया है, लेकिन वो करेक्शन आपके लिए परफेक्ट होना चाहिए, आपका नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस उतना पर। सो लर्निंग मटेरिया मेडिका फ्रॉम रेपर्टरी, वी से दैट दिस पर्सन वाज वेरी मच natromure like and hence I prescribe natromure, but here we forget that he has to be natromure. Yes, he has to be natromure. जैसे कि हम बोलते हैं, है ना, कुछ किसी को देखते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं, है ना, कोई हमारे यहाँ आता है तो हम बोलते हैं अरे यार ये तो बिल्कुल मेरे बच्चे जैसा है ना, मेरी लड़की जैसा ही दिखता है, मेरे भाई जैसा ही दिखता है, मेरे दोस्त जैसा ही दिखता है, मेरे बहन जैसी दिखती है। वो बहन जैसी दिखती है, भाई जैसा दिखता है, लेकिन भाई तो नहीं। वैसे ही एग्जैक्टली सेम यहाँ पे सर नहीं कि I prescribe him natromure, but here we forget that he has to be a natromure and not just natromure. वो natromure जैसा है लेकिन natromure, the latter means that the remedy that is demanded by the patient is one which is similar to natromure but not natromure. तो हमें ऐसी रेमेडी चाहिए जो natromure को सिमिलर है लेकिन natromure नहीं. This is the line of thinking that
has to be set. We should try not to settle down anything less than the simile. It may not be possible every time, but at least our effort should be directed towards that. तो every time ये possible नहीं होगा, लेकिन आपको अगर लग रहा है कि नहीं, I am sure, 100% श्योर कि ये नेट्रोम्यूर ही है, तो आप दे, लेकिन आपको उसके अदर साइड के बारे में सोचना है कि कहीं ये नेट्रोम्यूर जैसा दिख रहा है लेकिन नेट्रोम्यूर नहीं है, तो हमें और उसके हिस्ट्री में जाके कुछ मिलता है क्या वापस देखना है, ट्राई। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हम पार्शियल सिमिलम मेडिसिन दे देते हैं पेशेंट को, फॉलोअप में जब आता है तो बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मेडिसिन लेने के बाद बहुत अच्छा लगा, लेकिन वापस कुछ दिन बाद वैसे स्टार्ट हुआ, एज इट इज वही सिम्टम रिपीटली आने लग गए। तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या करना? इसका मतलब क्या कि हमने जब प्रिस्क्राइब किया था तो हमें लगा कि ये पेशेंट है, ये मेडिसिन का पेशेंट है, इसलिए उसको मेडिसिन देखी, तो मेडिसिन पार्सल से मिले होंगे। लेकिन जब सेकंड टाइम आया तो वही सिम्टम उसे रिपीट हो गए, कुछ दिन के लिए उसने बोला अच्छा लगा, बाद में वापस एज इट इज। दैट मींस एमेलोरेशन फॉलोड बाय एग्रेवेशन, प्रोग्नोसिस इज बैड। तो इस कंडीशन में हमें वापस वही प्रोसीजर करनी है जो हमने फर्स्ट टाइम की, वापस उसकी हिस्ट्री रिपीट करना है। तो जब भी आपको ऐसा कभी प्रॉब्लम आता है कि पेशेंट बोलता है कि मुझे पहले बहुत अच्छा लगा लेकिन अभी नहीं लग रहा है, तो हर टाइम आपको उसकी रिपीट हिस्ट्री लेना है और कुछ मिलता है क्या फाइंड आउट करना है। हो सकता है जो हिस्ट्री उसने फर्स्ट टाइम दिए थे वो परफेक्टली ना हो, लेकिन अभी वो उसका फेथ आपके ऊपर हो गया, ट्रस्ट आपके ऊपर हो गया, तो आपको वो भी एग्जैक्टली हिस्ट्री दे सकते। इसलिए हर बार ये प्रॉब्लम आता है तो आपको रिपीट हिस्ट्री लेना है। सो एट प्रिडक्टिव होम्योपैथी वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस इफ नॉट एलिमिनेट द गेस। यस, तो हमें कभी गेस नहीं करना है, इसीलिए डॉक्टर हैनेमन ने कहा है, क्या कहा है, कौन बोलेगा? PGGI should be unprejudiced observer. Yes, तो हमें प्रिजुडाइज नहीं होना है, हमें ऑलवेज अनप्रिजुडाइज्ड रहना है। यस, सो वर्क सो लॉन्ग प्रिवेलेंट इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस, ट्रायल एंड एरर एज इट इज पॉपुलरली नोन एज। ट्रायल एरर में कभी नहीं जाना है, आप हमेशा फुल्ली कॉन्फिडेंट होनी चाहिए जब आप प्रिस्क्राइब करें, क्योंकि इसका डायनेमिक इफेक्ट इतना जबरदस्त होता है कि विजयकर सर ने बोला है कि जो प्योर सिफिलिटिक केसेस होते हैं या फिर सोरो सिफिलिटिक केसेस होते हैं, उनमें डायनेमिक पावर का बहुत अच्छा तरह से इफेक्ट होता है। वो कैसे? तो सर ने कितनी बार ये एक्सपेरिमेंट किए, ऐसे रिजल्ट लाए कि कोई कोमा का पेशेंट है तो ओनली उसकी मेडिसिन एक चिट्ठी पे लिख के उसके तकिया के नीचे रखती, मतलब पिलो के नीचे, तो पेशेंट कोमा से बाहर है ना। कितने सारे अस्थमा के पेशेंट के कान में खाली मेडिसिन का नाम बोल दिया तो उसका जो अस्थमेटिक अटैक वो सबसाइड होता है। ये तो एक्सपीरियंस मेरा भी रहा, जब मेरा लड़का अस्थमा से सफर होता था तो मैं ओनली उसका मेडिसिन का नाम उसके कान में बोल देता था तो 2 मिनट में उसको वो रिलीफ हो जाता था, ब्रेथलेसनेस कंप्लीटली रेगुलर होता था। इतना फास्ट रिजल्ट आता था ओनली मेडिसिन का नाम कान में बोलने से। कभी कभी तो नींद में होता था और उसको ब्रेथलेसनेस स्टार्ट हो जाता था तो नींद में ही उसके कान में वो मेडिसिन का नाम बोल देते थे, रात में 2 बजे 3 बजे, तो वो उसका सबसाइड हो जाता था। तो इतना पावरफुल डायनेमिक पावर है होम्योपैथिक मेडिसिन का। तो इसीलिए सर ने यहां कहा है कि ट्रायल एरर में नहीं जाना चाहिए, हमें परफेक्ट होना चाहिए हर चीज में, हर। सो हाउ कैन वी डू दिस? इफ वी वांट टू स्टडी अ ग्रुप ऑफ रेमेडीज, say for example Kalis, it can be a real tedious task as it is
such a huge group, and as we study one remedy, we tend to forget the earlier one. So the best thing is to study them all together from the repertory instead of mathematics. देखो सर बार बार कह रहे हैं कि मैथमेटिका पढ़ने के बजाय अगर आप रेपर्टरी पढ़ते हैं तो वो आपके लिए ऑलवेज लाइफ लॉन्ग के लिए बेनिफिशियल होगा. If we take the main symptom of Kali, like anxiety, we find that whereas most of the Kalis have a very significant place in the sub rubrics of anxiety, Kali Beach is the only Kali which is conspicuously absent except under anxiety conscientious. तो इस तरह से अगर हम स्टडी करते हैं तो देखो पूरा ग्रुप स्टडी हो जाएगा कि एंजाइटी कंसाइंशियस में ऑल कालीज आर इन एंजाइटी बट एक्सेप्ट काली बीच इज एंजाइटी कंसाइंशियस, सो व्हिच इमीडिएटली हेल्प अस अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इट एंड द अदर कालीज. पूरा ग्रुप स्टडी हो जाएगा इस तरह से अगर हम स्टडी करते हैं. सो वी फाइंड ऑल द कालीज अंडर इंडोलेंस एंड अ कपल ओनली अंडर industrious, which tells us a lot about Kali personalities. Kali Kav, which is placed under industrious, covers another rubric which tells us a lot about its industriousness, work desire for or routine. None of them is present under conscientious except caustic. Causticum is conscientious. If we study all the groups in this fashion, our work would not only become much easier but also become very interesting, don't you think? कोई भी एक ग्रुप लेने का उसकी पढ़ाई करनी और देखो आप कि एक रूब्रिक लेने का उसमें कितनी कालीज है, दूसरा रूब्रिक लेने का उसमें कितनी कालीज, लाइक दिस. तो रेपर्टरी से स्टडी करो. Also, we can study in a similar manner remedies which are egoistic or lively or taciturn and compare and contrast the remedies that come under them. This method is the most interesting and enjoyable way of studying repertory. Yes, in this we take one big rubric and find out how remedies listed therein score on different fronts in comparison to each other. कोई भी एक रूब्रिक लेना, उसमें कोई भी एक ग्रुप के मेडिसिन देखना कितने जो नहीं है वो मेडिसिन उसे कवर नहीं करती. तो आप वो रूब्रिक बोल सकते हैं और ग्रुप बोल सकते हैं और रूब्रिक बोल सकते हैं और एक्सेप्ट जो रेमेडीज उसमें नहीं. तो इस तरह से हमें आप चार्ट भी बना सकते हैं अगर ध्यान में नहीं रखता है तो, या फिर बार बार अगर पढ़ते हैं तो एग्जैक्टली वो लाइफ लॉन्ग हमारे माइंड में फिट हो जाएगा. सो हॉटी, टिमिड रेमेडीज, वरिंग रेमेडीज, कंसाइंशियस रेमेडीज. सर ने ये कुछ रूब्रिक्स सर ने जो फाइंड आउट किए जैसे डिलीजेंट, एक्सप्रेसिव, नॉन एक्सप्रेसिव, हॉटी, कंसाइंशियस, नॉन कंसाइंशियस, एंजाइटी कंसाइंशियस, टिमिड, बाशफुल, ये कॉमन रूब्रिक्स है लेकिन इसके बेस पे हमने स्टार्टिंग में इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए, बहुत अच्छे बेसिक रूब्रिक के ऊपर. So in differentiating these remedies, we need to have list of cross-reference rubrics also. Illustration: if we were to study the timid personality of or mathematica, then we may study them in the following manner. तो किस तरह से आप इससे, जैसे कि आप किसी फ्रेंड के साथ जो वो भी होम्योपैथ है, आप अगर उसके साथ फोन पे बात कर रहे हैं तो रूब्रिक्स के लैंग्वेज में बात करो, लिंक्स के साथ आप उससे कन्वर्सेशन करो, तो इससे रूब्रिक भी लर्न हो जाएंगे, सामने वाले को पता चलेगा और सामने वाले ने अगर कोई नया रूब्रिक्स उसने बोला तो आपको भी पता चलेगा. या फिर सीधा सीधा आप डिस्कशन करो, कोई भी एक रूब्रिक्स लेना और उनको बोलना कि इसमें कौन से रेमेडीज है आप बताओ और कौन से नहीं है मैं बताऊंगा. इस तरह से हम रूब्रिक की पढ़ाई भी कर सकते. आपको आधा वर्क करना है, आधा दूसरे करना है और दोनों को मिला के वो कंप्लीट वर्क हो जाएगा. इससे आपका भी टाइम बचेगा, सामने वाले का भी बचेगा और स्टडी भी हो जाएगा. तो यहाँ पे सर ने कुछ एग्जाम्पल दिए जैसे टिमिड रेमेडीज. तो टिमिड रेमेडीज कौन से है?
देन टीमिड के साथ और अगर रूब्रिक जोड़ दिए तो देखो रूब्रिक्स भी लर्न हो रहे हैं, रूब्रिक भी पता हो रहे हैं और उसके साथ साथ उसके मेडिसिन भी कौन से कवर कर रहे कौन से नहीं कर रहे। जैसे कि टीमिड एंड कवार्ड ओनली जलसीमियम बराइटाकार्ब लाइकोपल सिलिशियम स्टैम, टीमिड बट नॉट कवार्ड, टीमिड है बट कवार्ड नहीं है, नाइट्रम कार्ब है, आर्सेनिक अल्बम कार्बन सल्फ है, एल्यूमिना होगा। टीमिड एंड शाय, टीमिड बट नॉट शाय, टीमिड एंड यील्डिंग, टीमिड बट नॉट यील्डिंग, टीमिड है बट यील्डिंग नहीं है, बराइटाकार्ब जलसीमियम कलक्रिया सल्फर। इस तरह से एक के साथ साथ दो रूब्रिक भी लर्न हो जाएंगे और मेडिसिन। सो अनदर वे स्टडीइंग द सेम रूब्रिक इज टू स्टडी द ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज। फॉर एग्जांपल टीमिडिटी कवर्स कार्बन ऑफ मैक्सिमम परसेंटेज फॉलोड बाय सल्फर, कालीस, आर्सेनिक मेटल्स एक्सेट्रा। तो देखो टीमिडिटी कवर्स मैक्सिमम कार्बन्स, मैक्सिमम ऑल कार्बन्स आर टीमिड। फर्स्ट नंबर पे आएंगे कार्बन्स टीमिडिटी के लिए और सेकंड नंबर पे फिर सल्फर, कालीज, आर्सेनिक एंड मेटल। नॉन एक्सप्रेसिव में फर्स्ट नंबर पे आएंगे कार्बन्स, नाइट्रम्स। नॉन डिलीजेंट में फर्स्ट नंबर पे आएंगे नाइट्रम्स, देन कार्बन्स। तो इस तरह से स्टडी करना है। So this help us to understand that carbons are most universally timid followed by sulfur. If we study the repertory in the above mentioned manner, then we can realize the full potential of not only the repertory but also our own potential to a significant level. Yes. We will be able to do justice to our unused talent, है ना। ऐसा भी होता है कि हमारा बहुत सा टैलेंट अनयूज्ड है, तो इस तरह से स्टडी करेंगे तो वो भी यूज्ड हो जाएगा। सो रीडिंग टू आवर प्रैक्टिस एंड टू आवर पेशेंस। इट इज वेरी फास्ट सब्जेक्ट एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, perseverance and determination co-joining with the passionate desire to prescribe better, a desire to come out of routinism। देखो सर क्या कह रहे हैं, ये desire to come out of routinism जो हम अभी डेली रूटीनली कर रहे हैं कि मुझे लग रहा है ये मेडिसिन, ये इसकी ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन का लग रहा है, तो इस रूटीन से आउट ऑफ कंफर्ट जाके हमें काम करना है। कंफर्ट में रह के काम करेंगे तो ऑलवेज, इसीलिए रूटीन से बाहर नहीं। ड्रग पिक्चर फिक्स इन आवर माइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यस, ये भी सच बात है कि हर मेडिसिन का ड्रग पिक्चर हमारे परमानेंट माइंड में नहीं होता है, उसे बार बार रीडिंग करना होता है, वो चेंज भी होता है ना। क्योंकि पहले अगर आपने सोरिक पिक्चर पढ़ा होगा, जैसे सल्फर है, सल्फर का अगर आपने सोरिक पिक्चर पढ़ा है तो आपके माइंड में सोरिक पिक्चर होगा, लेकिन बाद में पता चला कि सल्फर इज साइकोटिक आल्सो, सल्फर इज सिक्रेटिक आल्सो। तो इसीलिए रीडिंग में रहना पड़ेगा। So it also requires a lot of self-evaluation and criticism. Otherwise, we'll end up using the same group of rubrics or same group of remedy. उस रूटीन से अगर बाहर नहीं आते तो हर बार हर पेशेंट आपको सल्फर का ही दिखे। तो हमें इसके साथ साथ ट्राइमाइजमेटिक मटेरिया का भी लर्न करना है। तो एक मेडिसिन के डिफरेंट पिक्चर्स हमें दिखेंगे कि ये भी है, ये भी है। यस, ये होगा 9th चैप्टर रेपर्टरी कंप्लीट हियर। इस पे आपको कुछ पूछना है या फिर कुछ बताना है। किसी को अगर कोई नया रूब्रिक पता होगा या फिर कुछ इन्वेंशन किया होगा तो वो भी बता सकते। रेपर्टरी में कुछ समझा नहीं ऐसा अगर होगा तो वो भी पूछ सकते हैं। प्रिकॉशिटी इट इज अ साइकोसिबिलिटी। जो बच्चे एकदम नेचुरली बात करते, बड़ों से जिससे बात करते, उनमें ले सकते हैं या नहीं? जो बच्चे अर्ली मैच्योर होते, मतलब नॉट ओनली सेक्सुअल कैरेक्टर्स बट इन मेंटल्स आल्सो, फिजिकल्स आल्सो, कि छोटा बच्चा है लेकिन
काफी मतलब 5 साल का है तो 10 साल का दिख रहा है, और 5 साल का है लेकिन 15 साल के बच्चे का माइंड है, थॉट्स है, इंटेलेक्ट है, और अर्ली मैच्योरिटी आती है इनमें कि 10-12 साल का हो गया और मैच्योरिटी आ गई। तो ये ओनली प्रीकॉसिटी मतलब ओनली सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए नहीं, तो आप मेंटल भी, फिजिकल भी और जनरल भी तीनों बातें उसमें देख सकते हैं। दैट इज प्रीकॉसिटी। और ये साइकोसिपिलिटिक है क्योंकि ग्रोथ हो रही, यस, एक्सेस ग्रोथ हो रही, दैट इज साइकोसिस, और आउट ऑफ कंट्रोल जाके इज सिपिलिटिक। Yes. आणि सर ते फिजिकल लेवलला नाही दिसत आहे आपल्याला अर्ली मॅच्युरिटी, फक्त मेंटलीच ते तसं बोलत आहे, तेव्हा नाही का घेऊ शकत मग आपण? नो रूल इज हार्ड एंड फास्ट। आपको कंफर्म है, प्रोमिनेंट दिख रहा है, दूसरा कुछ नहीं मिल रहा है तो आप 100% ले सकते हैं, लेकिन आपको उससे अच्छा कोई और दूसरा रूब्रिक उसमें दिख रहा है तो फिर इसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि उसमें साइकोसिस है। इसलिए तो हर रूब्रिक का जो है मियाज्म कैसे जाना जा सकता है, तो इसके लिए बुक है? इसके लिए बुक तो नहीं है, लेकिन एक फारूक मास्टर का एक बुक है रूब्रिक्स के ऊपर ही, उसमें माइजम्स दिए हैं, लेकिन वो 100% राइट है ऐसा नहीं मैं कहूंगा, लेकिन काफी कुछ नॉलेज उसमें से मिल सकता है। सर लिंकिंग रूब्रिक मध्ये पण दिलेलं आहे, लिंकिंग रूब्रिक मध्ये पण माइजम दिलाय। वेरी गुड। ड्यूरिंग द केस टेकिंग या केस ट्रीटमेंट करते वक्त पेशेंट अगर इयरिंग पहना हो, मेल पर्सन अगर इयरिंग पहना हो, कान में कुछ नहीं है सर, तो उसको बताना चाहिए कि सर वो निकाल दे। क्यों? वो पहनना जरूरी है सर, यानी मेल एज अ मेल वो पहनना जरूरी है। हाँ, तो पहले आपको पूरी उसकी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी कि उसमें कुछ इफेमिनेट लाइक्स कुछ कैरेक्टर्स, कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं क्या, इफेमिनेट, राइट, फेमिनाइन कुछ लग रहा है क्या, तो आप बोल सकते हैं, लेकिन वो एज अ फैशन पहन रहा है, एज अ फैशन उसको देखता है, तो आई थिंक नहीं, फिर आप उस पे ही रूब्रिक्स ले सकते हो उसकी। सर कौन सा रूब्रिक? जैसे कि ब्रैगर्ट है, पुपिश है, डैंडी है, लेकिन जनरली सर नहीं पहनते ना मेल, इसलिए जनरल पूछ रहा हूं सर। आजकल की फैशन है वो। अभी तो ठीक है, पहले तो वो काले काले पहनते थे बच्चे लड़के, यंग बॉयज, है ना, तो फैशन है वो, उसे हम कुछ नहीं बोल सकते। सर अक्यूट कंडिशन मधली केस आहे आणि ते पेशंट आपल्याकडे अमावस्येच्या दिवशी येत आहेत, म्हणजे आणि एलिमेंट भेटत आहे आपल्याला, सडन फिअर आहे किंवा सडन शॉक म्हणून आहे, तर अशा वेळेस आपण प्रिस्क्राइब करायला पाहिजे की तिथेही वेट ऑन वॉच करणं गरजेचं आहे? सिव्हिरिटी बघा, सिव्हिरिटी काय, हाय टेम्परेचर आहे, डलनेस आलेला आहे पूर्ण पेशंटला, आणि एलिमेंट भेटत आहे आपल्याला शॉक, येस, ते 100% तुम्ही प्रिस्क्राइब करू शकता ड्युरिंग अमावस्येला पण, न्यू मूनला पण? येस, कारण सिव्हिरिटी आहे म्हणून, त्याला न्यू मून फुल मून मुळे ते झालेलं नाहीये, राईट? येस, येस, थँक्यू सर. सर मी काय म्हटलं, 3 वर्षाचा बच्चू आहे, काल आली होती मुलगी छोटी, तिला उंची वाढासाठी म्हणून औषध म्हणत होते ते, तर त्यावेळेला सर म्हणजे मदर हिस्ट्री घ्यायची का मग बच्चू त्याची हिस्ट्री? सर 3 इयर्स बेबी आहे, त्यामध्ये हाईट करिता उंची वाढण्यासाठी म्हणत होते, तर ही डिमांड बेबीची आहे की पॅरेंट्सची आहे? सर जिथे 3च वर्षाची मुलगी आहे, काय बोलत नाही. आता ती म्हणत होती सर, जेव्हा आली ना ती त्यावेळेला म्हणत होती हा मला उंची वाढवायची आहे म्हणून मी तुमच्याकडे आली छोटी, तसे कारण म्हणत होते. येस, तर अशा याच्यात बघायचं तुम्हाला पैसा पाहिजे की पेशंट पाहिजे. पैसा पाहिजे असेल तर गिव्ह द एसएल अँड पुट द पॅरेंट्स इन डार्क, आणि जर पेशंट पाहिजे असेल तर त्यांना क्लिअरली सांगा की हे वय नाही आहे हाईट वाढवण्यासाठी मेडिसिन देण्याचं, है ना. इफ यू कॅल्शियम सायरप्स और
multivitamins, supplementary, don't give the medicine. Okay. Yeah, yes. After 12, after 10, it is okay. या फिर वो केसेस में देनी चाहिए जो केसेस में कुछ बोन रिलेटेड प्रॉब्लेम्स है, डॉर्फिझम है. पण जेव्हा सर ती आली ना, असं वाटत होतं म्हणजे स्टिफनेस जशी मान जशी आपली अशी अशी गडल्यासारखे वाटत होतं, म्हणजे दिसूनच येत होतं की हा म्हणजे कमी उंचीची आहे म्हणून असं समजून येत. म्हणजे बाकीची मुलं बघतो आणि त्या मुलीमध्ये बघितलं तर असं डिफरन्शिएट होते की ऍक्च्युली तिच्यामध्ये काहीतरी म्हणजे त्या केसला आधी पूर्णपणे डायग्नोज करून घ्या, पूर्ण इन्व्हेस्टिगेट करून घ्या की व्हॉट इज रिअल प्रॉब्लेम. हो का. मग सर जी हिस्ट्री मग मदर हिस्ट्री की मग प्रेग्नन्सी हिस्ट्री, ओनली हाईट इज मॅटर और एनिथिंग पॅथॉलॉजी इज देअर. आणि सर जी हर्पिस वगैरे आता कॉन्स्टिट्युशनल मेडिसिन सुरू आहे, आता म्हणतात हर्पिसचे 1-2 पेशंट आले होते, तर त्यावेळेस मग एसएलच तुमची कॉन्स्टिट्युशनल मेडिसिन कशा करता सुरू आहे त्याला मॅटर करते ना. तर ती जसं ब्रेनचा पेशंट असेल, ब्रेन डिजीज असेल किंवा 6-7 लेअरचा पेशंट असेल, 5th 6th 7 3 लेअरचा पेशंट असेल आणि हर्पीज आलं असेल तर इट इज गुड साईन, बिकॉज ट्युमर सेल्स तिथे स्टिम्युलेट झालेले आहे, त्यामुळे हर्पीज आलेला आहे. इट इज गुड साईन. नेव्हर गिव्ह द मेडिसिन. सो द चैप्टर 10 जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग. अब ये जो चैप्टर है डॉक्टर प्रवीण जैन सर ने लिखा, तो इस चैप्टर में ओनली रूब्रिक्स दिए, डिफरेंट रूब्रिक्स दिए और उसमें कौन सी मेडिसिन कवर कर रहा है. जैसे कि टू प्रिस्क्राइब द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलियम you need to take those qualities of the patient which form his innate characteristics. They come from the genetic code directly. They should be the non-disease symptom. Yes, जितने भी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जेनेटिक डिस्पोजिशंस होते हैं, जेनेटिक रिएक्शंस होते हैं, these are non-disease characters, non-disease symptoms and not the disease symptoms. Following are few non-disease qualities of a man which help to arrive at a genetic constitutional similarity, like diligent. अब देखो डिलीजेंट ये रूब्रिक आपको रेपर्टरी में नहीं मिलेगा, लेकिन डिलीजेंट में कौन से रेमेडीज है, दिस इज द रिसर्च ऑफ डॉक्टर प्रवीण जैन सर. सो फर्स्ट हमें उसका मीनिंग समझना है, देन उसके बाद उसमें कौन से रेमेडीज कवर करते हैं. तो डिलीजेंट मतलब क्या है? डिलीजेंट मीन्स हार्ड वर्किंग. देखो रेपर्टरी में डिलीजेंट रूब्रिक नहीं है, लेकिन डिलीजेंट के लिए हम ऑलवेज कंसाइंशियस रूब्रिक लेते हैं. तो कंसाइंशियस और डिलीजेंट में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस इन डिलीजेंट एंड कंसाइंशियस? तो डिलीजेंट मीन्स हार्ड वर्किंग, तो बहुत हार्ड वर्क करता है, और कंसाइंशियस मीन्स जो बहुत माइंड से काम करता है ना. तो शोइंग केयर एंड स्टेडी एफर्ट. कंसाइंशियस मीन्स स्क्रफ्यूलस, showing care and precision. Yes. So this is one of the most important quality of Dr. Vijay sir takes for treating the patient. Yes. He says diligence does not mean exactly conscientious or anxiety of conscientious or industrious, but it means a sincere hard working, steadily working, knowledge accumulating person. The sole purpose of our existence is to evolve the progress. यह हर किसी का. So each and every cell has to work for sincerely and engulf as much knowledge as possible to face life with success and evolve a higher state of living being. Thus fulfill the soul of object of the existence. तो वही पर्सन डिलीजेंट हो सकता है, कंसाइंशियस हो सकता है. So Vijay sir divided all the constitutional into 2 groups: diligent remedies, non-diligent remedies.
तो डिलीजेंट में यहाँ सर ने 50 रेमेडीज दी है। तो ये 50 रेमेडीज ध्यान में रखना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है, लेकिन अगर इसको आप बार बार पढ़ते हैं, हर बार पेशेंट आए उसमें अगर वो डिलीजेंट है तो पहले डिलीजेंट रूब्रिक्स देखो, उसमें कितने मेडिसिन है देखो। तो टू मेक स्टडी सिंपलर वी डिवाइडेड दिस अकॉर्डिंग टू फैमिलीज। तो इसको और भी सिंपल सर ने करके दिखाया कि ये 50 रेमेडीज अगर ध्यान में नहीं रहते तो ग्रुप वाइज करो, है ना। तो जैसे कि नाइट्रमूर एक ग्रुप लिया, ऑल नाइट्रम्स आर नॉन डिलीजेंट एक्सेप्ट नाइट्रम का ओनली वन रेमेडी दैट इज डिलीजेंट। ऑल कालीज आर नॉन डिलीजेंट एक्सेप्ट कॉस्टिक। तो इस तरह से हम स्टडी कर सकते। सो फैमिलीज लाइक aurum, arsenic, natrum, ferrum are important group of diligent remedies. Yes, aurums. Most of the aurums are diligent. Most of the arsenic are diligent. Most of the natrums are diligent except natrum which is non-diligent. Most of the natrums are diligent except natrum. Ferrums. Most of the ferrums are diligent. Polycrest light. इतने सारे पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है जो डिलीजेंट है। तो इस तरह से अगर ग्रुप से स्टडी करते तो बहुत से रूब्रिक्स हमारे यूं लर्न हो जाएंगे विद द मेडिसिन। जैसे नॉन डिलीजेंट है ना, मोस्ट ऑफ द अमोनियम्स आर नॉन डिलीजेंट, most of the magnesiums are non-diligent, most of the kalis are non-diligent. Acid, most of the acids are non-diligent except acid force. Most of the spiders, snakes are non-diligent. Revolting remedies. कौन से? Most of the revolting remedies are argenticum, nitricum, causticum, mercor, etc. Liar and deceitful. Most of the liar and deceitful remedies are non-diligent. तो इस तरह से हमें diligent, non-diligent की स्टडी करनी है। और ये ऐसे लेके बैठना नहीं है लर्न करने के लिए, बस हर बार पेशेंट आया तो आप ये बुक खोल के देखा करो कि डिलीजेंट में कौन से मेडिसिन, नॉन डिलीजेंट में कौन से, एक्सप्रेसिव में कौन से, नॉन एक्सप्रेसिव में कौन से। So the next quality which is very important, which form the innate characteristics of patient, which is non-disease character like expressive and non-expressive. It is also a genetic trait. So expressive qualities means that the patient is voluntary information, he is extrovert type, mix easily, shares emotions easily. Most of the remedies which are under the rubric cheerful, vivacious, loquacious, lamenting are expressive remedies. So expressive में भी हम group wise study करते हैं, जैसे arachnoids. Most of the arachnoids are expressive, except most of the arachnoids are expressive like tarantula C, tarantula hips, and androponetus. Fluoric acid, nitric acid, sulfuric acid are expressive. Phosphoric can be both expressive, non-expressive. All kalis are snakes. All snakes are expressive. Non-expressive means क्या? The patient is not ready to mix. He is answering all the questions to the point, and we have to probe a lot to get information. Yes, हमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत ट्रिक करना पड़ता है उसे, बता इधर से उधर से घुमा फिरा के। So this is non-expressiveness. Most of the remedies which fall under the rubric like introvert, talk indisposed to, quiet disposition, answer suppressed, anger suppressed, or non-expressive remedies. Yes. So talk indisposed to में 55 remedies. I think needle to high का high का lesson. I needle to even high, no? So 55 remedies are talk indisposed to, and this is the big rubric for जो भी इंट्रोवर्टेड नॉन एक्सप्रेसिव पेशेंट्स होते हैं। म्यूरेटिकम्स देखो, फेरमेट, मैग्नेट, म्यूरेटिक एसिड, नाइट्रम्यूर, बराटाम्यूर, अमोनियम्यूर, एंटीम्यूर, these are the non-expressive. All mures are non-expressive. Natrums, all natrums are non-expressive except natrum का। मेटल्स, बहुत से मेटल्स है जो नॉन एक्सप्रेसिव। देखो सल्फर्स, सल्फर में देखो नॉन एक्सप्रेसिव, सल्फर इज एक्सप्रेसिव एंड नॉन एक्सप्रेसिव बोथ। ऑल कार्बन्स आर नॉन एक्सप्रेसिव। ऑल अर्जेंटिकम में देखो, अर्जेंटिकम में अर्जेंटिकम नाइट्रिकम एंड अर्जेंटिकम। सो दिस इज द
डिलीजेंट, नॉन डिलीजेंट, एक्सप्रेसिव, नॉन एक्सप्रेसिव। इसी तरह से फिर टिमिडिटी, कौन से ग्रुप्स टिमिड है, जैसे कार्बन्स आर टिमिड, कालीज आर टिमिड, अमोनियम्स आर टिमिड, ट्राइटाज आर मोस्ट टिमिड, सिलिशियाज आर टिमिड, सल्फर्स आर टिमिड, स्नेक्स आर टिमिड। स्नेक्स तो सभी टिमिड है टोटल। देन लोगेनिसी फैमिली आर टिमिड, एनाकार्डियासी फैमिली आर टिमिड, अमोनियम्स आर टिमिड, लाइक दिस। तो फिर इसको इतने रूब्रिक्स देके अपन ने, अब फिर इसको थर्मल से ऐड कर दो, टिमिड चिली, टिमिड हॉट, है ना, फिर थर्स्ट, टिमिड थर्स्टी, टिमिड थर्स्टलेस, लाइक दिस। तो इससे बहुत से ग्रुप्स हमारे लर्न हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम टिमिड एंड थर्स्टलेस बोलते हैं तो पट से माइंड में आना चाहिए कि एसिड फॉस, सिलिशिया, सेपिया, लाइक दिस। तो ड्रग्स हमारे नजर के सामने आना चाहिए। फिर हम करेजियस में मोस्टली मेटल्स आएंगे, है ना, मर्क्यूरी, थेरम्स। फिर माइल्डनेस, फिर माइल्डनेस के साथ अगेन जैसे टिमिडिटी के साथ किया, माइल्डनेस प्लस चिली, माइल्डनेस प्लस हॉट, माइल्डनेस प्लस थर्स्टी, माइल्डनेस प्लस थर्स्टलेस। तो इस तरह से हमें रूब्रिक्स की स्टडी करना है। तो इस तरह से अगर आप रूब्रिक्स की स्टडी करते हैं तो आपके रूब्रिक्स भी लर्न हो जाएंगे, साथ साथ मेडिसिन भी। और ये भी पता चलेगा कि कौन सा मेडिसिन इसमें नहीं है, कौन सा कवर कर रहा है। ये इट इज वेल, बट जो कवर नहीं करता है वो भी रेमेडी हमारे लर्न हो जाएगी। तो इस तरह से आपको इस बुक की स्टडी करना है। आज ये बुक कंप्लीट हो गया, होम्योपैथी एंड मॉडर्न साइंस। ओके, तो कल हम एक बहुत अच्छी केस देखने वाले हैं, इसलिए कल का सेशन किसी ने मिस नहीं करना। बहुत अच्छी केस रहेंगी जिसमें से आपको बहुत से रूब्रिक्स सीखने को मिलेंगे, माइजम सीखने को मिलेगा, यस, एंड केस टेकिंग आल्सो, एनालिसिस कैसे करना वो भी, जेनेटिक ट्रेट्स क्या होते हैं वो भी। ओके, सो बहुत अच्छा रहा ये बुक, बहुत कुछ इस बुक से हमें नॉलेज मिला है। थैंक्स टू डॉक्टर विजयकर सर ने इतना अच्छा बुक लिखा और इतना इजी वे हमें प्रिस्क्राइबिंग के लिए दिया जो हम लोगों की लाइफ में कुछ डिफरेंस ला सकते हैं। यस, सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने भी बहुत अच्छी तरह से कंसंट्रेशन के साथ इसको सीखा। आपका सपोर्ट ही मुझे एनर्जी देता है। थैंक यू।